चलो लास्ट टॉपिक फॉर द डे, लास्ट ये वीडियो हमारा शेयर्स। शेयर्स का मतलब क्या होता है भैया? वो जो हम लोग फ्रैक्शन ऑफ कैपिटल जो हम लोग होल्ड करते हैं आउट ऑफ टोटल कैपिटल, दैट इज नोन एज शेयर्स। शेयर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कैपिटल। शेयर रिप्रेजेंट योर इंटरेस्ट इन अ कंपनी। शेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका इंटरेस्ट इन द कंपनी, कि आप कितना इंटरेस्ट होल्ड करते हो कंपनी के अंदर। शेयर का मतलब प्रॉपर्टी के अंदर कोई राइट नहीं होता है। शेयर का मतलब होता है इंटरेस्ट कितना आपका प्रॉपर्टी के अंदर। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी कंपनी के 2% शेयर होल्ड करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2% आप प्रॉपर्टी में राइट होल्ड करते हो। इसका मतलब ये है कि 2% इंटरेस्ट है, कभी भी आप उस शेयर को किसी को भी बेच सकते हो। अगर आपको उस कंपनी में नहीं रहना है तो यू कैन सेल दो शेयर्स टू एनी अदर पर्सन। इसका मतलब शेयर्स होता है। शेयर्स आर मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। शेयर आर मूवेबल एंड ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी इन द कंपनी। शेयर के अंदर है ना, वो जो एक फोलियो नंबर होता है, हर एक शेयर का एक अलग फोलियो होता है, तो उस फोलियो को हम लोग डिस्टिंक्ट फोलियो नंबर बोलते हैं। मतलब अगर आपके पास शेयर है तो आपका पक्का कोई ना तो कोई फोलियो नंबर होगा, चाहे 31,000 हो, चाहे 852 हो, चाहे 11,203 हो, या 44,559 हो, कुछ भी इस तरह का एक फोलियो नंबर होगा। हर एक फोलियो नंबर अलग होगा। मतलब कंपनी ने अगर 2 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं तो उसका फोलियो नंबर 01 से चालू होकर 2 करोड़ तक फोलियो नंबर जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? इसके अलावा बोला गया काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। देयर आर टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, वन इज इक्विटी शेयर कैपिटल, द अदर इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या होता है? दो तरह के शेयर्स होते हैं। एक इक्विटी शेयर कैपिटल होते हैं जिसके अंदर वोटिंग राइट्स होता है, दूसरा इक्विटी शेयर कैपिटल होता है जिसके अंदर डिफरेंशियल राइट्स होता है। एक इक्विटी शेयर कैपिटल होगा जिसके अंदर वोटिंग राइट होगा, दूसरा इक्विटी शेयर्स होगा जिसके अंदर डिफरेंशियल राइट्स होगा। वोटिंग राइट्स मतलब क्या? आपने एक शेयर खरीदा, एक वोट मिला। आपने एक शेयर खरीदा, एक वोट मिला, इसको वोटिंग राइट्स बोलते हैं। डिफरेंशियल राइट्स किसको बोलते हैं बच्चों? कि अगर आपने कंपनी के अंदर 5 शेयर खरीदे तो आपको एक वोट मिलेगा, या आप 10 शेयर खरीदते हो तो 2 वोट मिलेंगे, या 7 शेयर खरीदते हो तो 2 वोट मिलते हैं। मतलब डिफरेंशियल राइट है ना, ज्यादा शेयर्स खरीदे कमती वोट मिले। पर इस तरह के शेयर्स हम लोग खरीदेंगे क्यों? बिकॉज इस तरह का शेयर कोई भी कंपनी इशू करती है ना, तो वो आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड पे करती है। एज एन इन्वेस्टर मेरे को डिविडेंड से मतलब है, मेरे को ग्रोथ से मतलब है कि मैं कितना प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ, मेरे को कितना ग्रोथ मिल रहा है। तो डीवीआर के अंदर आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलती है, ग्रोथ ज्यादा मिलती है एज कंपेयर टू नॉर्मल इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है भैया? वो सारे कैपिटल, वो सारा कैपिटल जो आपको प्रेफरेंशियल पेमेंट देता हो, प्रोफेशनल पेमेंट देता हो इन रिस्पेक्ट ऑफ dividend, in respect of dividend as well as in respect of repayment, in respect of dividend as well as in respect of ये repayment। dividend means इक्विटी से पहले आपको डिविडेंड दिया जाएगा, इसीलिए आपका नाम क्या? प्रेफरेंस। आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा इक्विटी से पहले। कंपनी के अंदर अगर प्रॉफिट है तो आपको पहले डिविडेंड दिया जाएगा, फिर अगर पैसे बचेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का चुकाया जाएगा, एंटायरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे किया जाएगा। फिर अगर कुछ पैसा कंपनी के पास बचता है तो उससे इक्विटी शेयर होल्डर को भी पे ऑफ किया जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ भैया। मेमोरेंडम, मेमोरेंडम एक कंपनी का एक चार्टर है, कंपनी का एक फाउंडेशन है जिसके ऊपर कंपनी बेस्ड है। मेमोरेंडम एक कंपनी का फाउंडेशन है। मेमोरेंडम एक ऐसा चीज है जो कंपनी का स्कोप, पावर, एक्टिविटीज को बताता है। कंपनी का क्या स्कोप है, कंपनी के हाथ में क्या क्या पावर्स है, कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज में इंगेज कर सकती है, वो सारा एमओए बताता है। एमओए एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे कंपनी पूरे की पूरी बिल्टअप है। ये एक ऐसा एडिफाइस है, स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर पूरा का पूरा कंपनी बिल्टअप है। तो बोला जा रहा है कोई भी कंपनी को अपना एमओए को रजिस्टर कराना क्यों जरूरी होता है? बोला जा रहा है कि कंपनी का स्कोप डिफाइन करता है एमओए, जिसके बाहर जाके कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती है। अनटिल अनलेस आप अपने एमओए को आरओसी के पास रजिस्टर नहीं करोगे तो लोग उसको पढ़ेंगे कैसे? और लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक लोग को आपकी कंपनी का स्कोप कैसे पता चलेगा कि आप क्या क्या एक्टिविटीज में इंगेज कर सकते हो, आपके पास क्या क्या पावर्स है, आप किस किस काम को, कॉन्ट्रैक्ट को ले सकते हो, वो हमें कहाँ से पता चलेगा जब तक आप अपने आरओसी के पास अपने एमओए को रजिस्टर नहीं करते हो। तो बोला जा रहा है कि एक कंपनी को अपने एमओए को आरओसी के पास रजिस्टर करना क्यों जरूरी है? पहला बात तो वो कंपनी का स्कोप बताता है जिसके बाहर कंपनी जाके ऑपरेट नहीं कर सकती है। दूसरा बात वो ये बताता है अपने शेयर होल्डर्स को या आउटसाइडर्स को कि कंपनी कौन से एक्टिविटीज के अंदर इंगेज कर सकती है। कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है? ये लोग क्या बोलना चाहता है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है? सिंस एमओए आरओसी के पास जमा होता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, एंड व्हाट कंपनी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द पब्लिक दैट जो भी कंपनी के साथ डील करेगा वो एमओए, एओए एंड अदर डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर फाइल्ड विद आरओसी वो उसको पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद ही कंपनी के साथ डील करेगा। थर्ड, बोला जा रहा है कि शेयर होल्डर को यह भी पता होना चाहिए कि वो जिस कंपनी में पैसा लगा रहा है वो कंपनी किस क्या चीज के लिए पैसा को यूटिलाइज करेगी।
इन्वेस्टमेंट जो शेयर होल्डर करता है कंपनी के अंदर, तो वो कम से कम कंपनी ये शेयर होल्डर्स को पता होना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होगा। एक सेकंड बच्चों, हेलो, हाँ जी, हम कोचिंग में, बोलिए ना। हाँ हाँ, थोड़ा देर में कॉल करें आपको। क्या बोला गया? बोला गया कि शेयर होल्डर्स को कम से कम ये पता होना चाहिए कि जिस भी पर्पस के लिए वो पैसा दे रहा है कंपनी में, वो किस पर्पस के लिए कंपनी यूटिलाइज करेगी। मतलब कंपनी अपना एक्टिविटीज, पावर एंड स्कोप क्या क्या है वो अपने एमओयू में क्लियरली डिफाइन करेगी। उसी से आउटसाइडर्स, शेयर होल्डर्स एंड क्रिएटर्स को पता चलेगा कि उसका पैसा मिस यूटिलाइज होगा या नहीं होगा। इसके अलावा बोला गया कि कंपनी के लिए कितना ही इमरजेंसी सिचुएशन क्या ना आ जाए, कितना ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को क्यों ना मिल जाए, कंपनी अपने मेमोरेंडम के बाहर जाके ऑपरेट नहीं कर सकती है। कंपनी को विद इन एमओए ही काम करना होगा, एमओए के बाहर जाके कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती है। क्लियर है क्या बच्चों? और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का एमओए के बाहर है तो वो वॉइड हो जाएगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कंपनी के बाहर है, एमओए के बाहर है, दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। इसके अलावा एमओए के अंदर है ना 5 टेबल दिए गए हैं। शेड्यूल 1 के अंदर 5 टेबल, सेक्शन 4, एमओए का सेक्शन क्या है? सेक्शन 4। सेक्शन 4 के अंदर शेड्यूल 1 है। मैंने बताया ना टोटल 7 शेड्यूल है, उसमें से शेड्यूल 1 अपने सिलेबस के अंदर है। शेड्यूल 1 के अंदर क्या दिया भाई बेटा? टेबल दिया हुआ है, ABCDE करके टेबल दिया। टेबल ए क्या चीज के बारे में बोला कि जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनाएगी ना, कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बनेगा ना, उसको टेबल ए फॉलो करना है। कोई भी कंपनी गारंटी कंपनी बनेगी जिसके अंदर शेयर कैपिटल ना हो, उसको टेबल बी फॉलो करना है। कोई भी गारंटी कंपनी बनेगी विद शेयर कैपिटल, उसको क्या करना है? टेबल सी फॉलो करना है। कोई भी अनलिमिटेड कंपनी बनेगी, उसको टेबल डी फॉर्मेट फॉलो करना है। कोई भी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल बन रही है, टेबल ई फॉर्मेट फॉलो करना है। मतलब भैया आरओसी ने क्या किया ना, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया कि भैया अगर आप इस टाइप की कंपनी बना रहे हो तो इस टाइप का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है, सो दैट कि आसानी हो, आपको सब कुछ पता हो कि आपको अपनी कंपनी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स डालने हैं, क्या क्या हेडिंग डालनी है, आपके लिए इजी हो जाए। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया और वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के हिसाब से हमें फॉलो करना है। जैसे शेड्यूल 3 आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट फॉलो करते हो ना बच्चों, वैसे ही आपको क्या किया गया, यहाँ पे 5 अलग टाइप के फॉर्मेट दे दिए। जिस भी टाइप का आप कंपनी बनाओगे उस टाइप का फॉर्मेट आपको फॉलो कर लेना है। आगे बोला जा रहा है इसके अलावा मेमोरेंडम के अंदर ना क्लॉजेस होते हैं। जनरली सारे कंपनी में 6 क्लॉजेस होते हैं। ओनली इन केस ऑफ ओपीसी 7वां क्लॉज है, दैट इज नोन एज नॉमिनी क्लॉज। बोला जा रहा है इन ऑर्डिनरी जितनी भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी होती है सबके अंदर 6 क्लॉजेस है, जिसको हम लोग कंपलसरी क्लॉजेस या कंपलसरी कंडीशन भी बोलते हैं। बट ओनली इन केस ऑफ ओपीसी, इट हैज 6 क्लॉज। बट ओनली इन केस ऑफ ओपीसी इट हैज 6 क्लॉज, ये सॉरी, but only in case of OPC it has 7 clauses. The extra clause that we have in case of OPC is known as nominee clause. तो सबसे पहला है नेम क्लॉज। बोलता कोई भी कंपनी अगर आप रजिस्टर्ड करते हो, प्राइवेट कंपनी है, तो आपके नाम के आगे क्या लगेगा? करियर अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड। जैसे हमारा सेंटर का नाम क्या है? करियर अचीवर्स सिलीगुड़ी, तो हमारा करियर अचीवर्स के साथ क्या लगेगा? करियर अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड। वेरएस अगर मान लो मैं है ना ये क्या बोलता है, मान लो पब्लिक कंपनी बनाना चाहता हूं, तो मेरे नाम के साथ क्या लगे? करियर अचीवर्स लिमिटेड, खाली लिमिटेड। अगर मैं ओपीसी बनाता हूं तो करियर अचीवर्स ओपीसी 1% कंपनी लिखेंगे, ओपीसी लिख सकते हैं शॉर्ट में अगर ऊपर लिखना है तो, और नीचे लिखना है नाम के साथ तो करियर अचीवर्स के नीचे जाएगा 1% कंपनी। इसके अलावा अगर मान लो मैं सेक्शन 8 कंपनी बना रहा हूं तो खाली करियर अचीवर्स, अगर सेक्शन 8 कंपनी बना रहा हूं तो करियर अचीवर्स। करियर अचीवर्स के साथ क्या ऐड कर सकता हूं? फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी वी कैन ऐड वर्ड्स लाइक फाउंडेशन, फोरम, एसोसिएशन, चैम्बर्स, कॉन्फेडरेशन, काउंसिल, इलेक्ट्रॉल। मतलब ये सेक्शन 8 है ना, तो इसके साथ ये सारा नाम अलाउड है। बाकी कंपनीज के साथ ये सारे नाम अलाउड नहीं है। बाकी अगर आप प्राइवेट या पब्लिक बना रहे हो तो ये सारे नाम आप ऐड नहीं कर सकते हो अपने नाम के साथ, पर अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो तो ये सारे ऐड कर सकते हो। बोला जा रहा है एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी होता है। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में हमें बताना पड़ता है कि कौन से स्टेट के अंदर हम लोग अपनी कंपनी को बना रहे हैं। इसके अलावा ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारा काम क्या है। जैसे मान लो मैं करियर अचीवर्स हूं तो मेरा काम क्या है? एजुकेशन देना, ऑनलाइन ऑफलाइन देना, ट्यूशन देना,
मैं आपको लाइव भी दे सकता हूँ, रिकॉर्डिंग भी दे सकता हूँ, मैं ऑफलाइन क्लासेस करा सकता हूँ, मैं अलग अलग सिटी में अपने सेंटर खोल सकता हूँ, मैं ब्रांचेस खोल सकता हूँ, मैं ट्यूशन के साथ मान लो हॉस्टल रख सकता हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया। बोला कि जो भी मैं अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखता हूँ ना, उसके बाहर जाके मैं ऑपरेट नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैं अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर जाके एंटर करूंगा ना, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को ठीक नहीं किया जा सकता। क्लियर है क्या? इसके अलावा बोला गया कि अगर कोई भी एक्टिविटी है, मान लो मेरा नाम करियर अचीवर्स है, तो हमारा काम एजुकेशन का है। मान लो अब मैं एजुकेशन का बिजनेस से शिफ्ट होना चाहता हूं और मैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं, हेल्थ केयर में जाना चाहता हूं, और मैं हेल्थ केयर में घुस गया हूं, तो अब मेरा नाम अभी भी क्या है? करियर अचीवर्स है। करियर अचीवर्स और हेल्थ केयर में क्या कोई मतलब मतलब कुछ सिमिलैरिटी है क्या? नहीं है ना बच्चों। तो बोला 6 महीने के अंदर आपको अपना नाम करियर अचीवर्स से चेंज करके हेल्थ केयर इंडस्ट्री जैसा कुछ नाम रखना पड़ेगा। आपका जो नाम होगा वो आपके एक्टिविटीज के साथ सिमिलर होना जरूरी है, कंपलसरी है। क्लियर है क्या बच्चों? लायबिलिटी क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज के अंदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जितना भी अमाउंट अनपेड है वो हमें देना होगा ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी कभी भी वो पैसा मंगा सकती है। दूसरा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली कंपनी आपसे गारंटी का पैसा मंगा सकती है, ठीक है ना। और अनलिमिटेड कंपनी में बच्चों एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन कंपनी आपसे पैसा मंगा सकती है। कैपिटल क्लॉज मतलब भैया हमें ये बताना पड़ेगा हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी कितना है। ऑथोराइज कैपिटल मान लो 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ पे कितने शेयर्स में डिवाइडेड है? 1 करोड़ इंटू 10 रुपीज है, या 10 लाख इंटू 100 रुपीज है। तो जो भी हमारा ऑथराइज कैपिटल है उसका ब्रेकअप क्या है वो हमें बताना पड़ता है। ऑथराइज कैपिटल इज जनरली द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी दैट इट कैन रेज इन इट्स लाइफ टाइम। एसोसिएशन क्लॉज, इसमें बताया गया कि कितने मेंबर्स ने, कितने सब्सक्राइबर ने कितने शेयर्स खरीदे हैं एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कितने सब्सक्राइबर ने कितने शेयर्स खरीदे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मान लो ए बी सी है, तो ए ने 5000 शेयर्स खरीदे तो बताना पड़ेगा 5000 इंटू 10 ए के नाम के साथ। बी ने 3000 शेयर खरीदे तो 3000 इंटू 10 अपने नाम के साथ। ए ने मान लो 5, डी ने, सी ने 500 शेयर खरीदे, 500 सी का नाम, 500 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, वो हमें डिस्क्लोज करके देना पड़ेगा विद द मेमोरेंडम। हर एक सब्सक्राइबर को मिनिमम एक शेयर तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। आगे ओपीसी का नॉमिनी क्लॉज, ओपीसी के केस में एक 7वां क्लॉज होता है, वो भी कंपलसरी क्लॉज है इन केस ऑफ ओपीसी। ओपीसी के केस में हमें 7वां क्लॉज डालना पड़ता है, नॉमिनी क्लॉज, जिसमें ओपीसी अपना नॉमिनी का नाम डिस्क्लोज करेगा। माइनर उसका नॉमिनी नहीं हो सकता है, नेचुरल पर्सन ही नॉमिनी होगा जो रेसिडेंट इन इंडिया हो और जो 120 या उससे ज्यादा दिन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहा हो। क्लियर है क्या बच्चों? इसके अलावा माइनर कैन नॉट बी अ सिग्नेटरी टू द एमओए। माइनर को आप कोई भी तरह से सिग्नेटरी नहीं बना सकते हो। इनफैक्ट माइनर कभी भी है ना, मतलब सब्सक्राइब ही नहीं कर सकता अपना पर्सनल कैपेसिटी में टू द एमओए ऑफ द कंपनी। और ऊपर के जो 6 क्लॉजेस थे उसको कंपलसरी क्लॉजेस बोला जा रहा है, कंपलसरी कंडीशन बोला जाता है बच्चों। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसको वायरस नहीं बोलते, VIRES। कितना बार बच्चे वायरस प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वायरस नहीं होता बेटा, ये अल्ट्रा वायरस होता है। डब्ल्यू बोलते हैं, वी को डब्ल्यू बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस, ठीक है। अल्ट्रा वायरस क्या बोलता है? बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी, बियॉन्ड द पावर ऑफ द लीगल डूअर। और कोई भी चीज हमारे पावर के बाहर है तो वो एक्ट वॉइड हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इट इज वॉइड। उस एक्ट को हम लोग ठीक नहीं कर सकते सिंस वो एमओए के बाहर है, सिंस कंपनी के पावर के बाहर है, कंपनी के स्कोप के बाहर है। मान लो हमारा एजुकेशन का बिजनेस है, क्या हम लोग सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं क्या? ना बच्चों, नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे पावर के बाहर है। लीगल डूअर्स, हमारा जो स्कोप पावर एक्टिविटी है उसके बाहर है, सिंस द एक्ट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ द कंपनी, इट कैन नॉट बी अंडरटेकन बाय द कंपनी, द एक्ट बिकम्स वॉइड। अब बोला जा रहा है कि कोई भी चीज जो हमारे पावर के बाहर है वो इनऑपरेटिव इन लॉ हो जाता है। कोई भी चीज जो हमारे पावर के बाहर है, इनऑपरेटिव इन लॉ हो जाता है, तो उसके कारण वो वॉइड हो जाता है। तो बोला जा रहा है कि कंपनी के पास मतलब जो भी पावर है, कंपनी उसी के अंदर अपने ये कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर सकती है। सिंस हमारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आरओसी के पास रजिस्टर्ड है। सिंस हमारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है एंड आरओसी के पास रजिस्टर्ड है, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ डील करेंगे उन्होंने हमारा मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स को पढ़ा होगा एंड देखा होगा कि कंपनी के पास क्या क्या पावर्स है और कंपनी क्या क्या एक्टिविटीज में इंगेज कर सकती है। तो हम लोग क्या बोलना चाहते हैं, सिंस
डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो हमारे मेमोरेंडम के बाहर है वो वॉइड माना जाएगा, अल्ट्रा वायरस माना जाएगा और वो ट्रांजेक्शन इनऑपरेटिव इन लॉ हो जाएगा। तो जो भी बंदे हमारे साथ डील करते हैं उन्होंने हमारा एमओए एओ पढ़ा होगा, उसके बाद ही हमारे साथ डील करेंगे। सीज दो ट्रांजेक्शन बिकम्स वॉइड। अब बोला जा रहा है कि भैया अगर मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन आउटसाइडर ने एंटर किया हमारे साथ, पर आउटसाइडर ने एमओए ठीक से पढ़ा नहीं था या उसको समझ में नहीं आया था एंड उसने हमारे साथ डील कर लिया और वो ट्रांजेक्शन वॉइड हो गया, पर उसने कुछ पैसे एडवांस देके रखे थे कंपनी को, तो अब क्या होगा? तो हमने बोला इसका 3 तरह का सोल्यूशन बताया गया। पहला ये बोला गया कि अगर पैसा हमें मिला है, हमने हमारे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में खर्च लिया है, हमारे खुद के पैसे समझ के, हमारे खुद के पैसे समझ के, तो वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। पर आपने जो पैसा दिया वो हमारे बैंक अकाउंट में अभी भी पड़ा है, तो आउटसाइडर कैन पुट एन इंजेक्शन ऑर्डर बाय कोर्ट, आउटसाइडर कैन पुट एन इंजेक्शन ऑर्डर बाय कोर्ट, स्टे ऑर्डर लगा सकता है उस पैसे पे एंड कोर्ट विल डिसाइड वेदर वो पैसा उसको वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। या फिर कंपनी ने आपसे पैसा रिसीव किया और उससे लायबिलिटी को पे ऑफ कर दिया, तो आप अब नए कंपनी के नए क्रेडिटर बन जाओगे। आप क्या बन जाओगे? नए क्रेडिटर बन जाओगे, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। क्लियर है क्या बच्चों? अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आप पैसा रिसीव करते हो तो पैसा का 3 तरह का ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। इसके अलावा बताया गया कि अगर कोई भी एक्ट हमारे मेमोरेंडम के बाहर है, वॉइड है, हमारे आर्टिकल के पावर के बाहर है, वॉइड है, हमारे डायरेक्टर के पावर के बाहर है, वॉइड है, उस एक्ट को जनरली ठीक नहीं किया जा सकता। पर बोलते कि शेयर होल्डर कैन रेक्टिफाई दोस एक्ट। कौन सा एक्ट रेक्टिफाई किया जा सकता है? जो डायरेक्टर के पावर के बाहर है या जो फिर आर्टिकल के पावर के बाहर है, उस एक्ट को रेक्टिफाई करना पॉसिबल है, मतलब उस एक्ट को ठीक करना पॉसिबल है। पर कोई भी ऐसी एक्ट जो मेमोरेंडम के पावर के बाहर थी, मतलब कंपनी के स्कोप के पावर ही बाहर है, कंपनी के पावर के बाहर है, उस एक्ट को कभी भी आप ठीक नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? हम लोग मेमोरेंडम से पावर को डेलीगेट करते हैं आर्टिकल्स के अंदर, आर्टिकल से हम लोग पावर को डेलीगेट करते हैं डायरेक्टर्स के अंदर। मतलब डायरेक्टर के पास लिमिटेड पावर, आर्टिकल के पास भी लिमिटेड पावर और कंपनी के पास सबसे ज्यादा पावर। और कंपनी अपना पावर क्या डिवाइड करती है, कुछ पावर आर्टिकल्स को देती है और आर्टिकल्स अपना कुछ पावर डायरेक्टर को देता है। अब मान लो डायरेक्टर को हमने पावर दिया कुछ लिमिटेड और डायरेक्टर ने उस पावर के बाहर जाके कुछ एक्ट कर दिया, पर अभी भी वो पावर आर्टिकल के अंदर है या फिर मेमोरेंडम के पावर के अंदर है, तो बोला जा रहा उस एक्ट को रेक्टिफाई करना पॉसिबल है। शेयर होल्डर कैन रेक्टिफाई दोस एक्ट। अगर डायरेक्टर का पावर के बाहर है तो शेयर होल्डर कैन रेक्टिफाई दोस एक्ट बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डर कैन रेक्टिफाई दोस एक्ट। इन केस इफ द एक्ट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल के बाहर है पर मेमोरेंडम के दायरे के अंदर है, उस एक्ट को भी रेक्टिफाई करना पॉसिबल है। उसके लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब वोट्स इन फेवर मस्ट बी 3 टाइम्स वोट्स इन अगेंस्ट। वोट्स इन अगेंस्ट जितने भी मिले उससे ज्यादा वोट्स इन फेवर कितने गुना होना चाहिए? 3 गुना वोट्स इन फेवर होने चाहिए। क्लियर है क्या बच्चों? आगे यहाँ पे केस था एशबरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची। यहाँ पे ना जो एशबरी है ना उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज हमें दिया गया कि वो रेलवे कैरेजेस एंड वेगन्स बना सकती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, परचेज सेल लीज कर सकती है वर्क माइंस एंड इसके अलावा कोल टिम्बर एंड मेटल का कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है। तो मिस्टर रिची ने कंपनी के साथ फाइनेंसिंग ऑफ रेलवे लाइन का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब बोला जा रहा है फाइनेंसिंग ऑफ रेलवे लाइन का जो कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर रिची एंटर कर रहा है ना वो कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर है। कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि फाइनेंसिंग ऑफ रेलवे लाइन कंपनी कर सकती है, मतलब फाइनेंस का काम। मिस्टर रिची बोलना चाहता है कि जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है ना वो फाइनेंसिंग ऑफ रेलवे लाइन के अंदर आएगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने समझाया कि भैया जब भी कोई एक स्पेसिफिक वर्ड इज फॉलोड बाय अ जनरल वर्ड, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज फॉलोड बाय अ जनरल वर्ड, द जनरल वर्ड विल ड्राइव इट्स मीनिंग फ्रॉम द प्रीवियस स्पेसिफिक वर्ड। मतलब यहाँ पे जनरल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जनरल कॉन्ट्रैक्ट। तो फाइनेंसिंग ऑफ रेलवे लाइन का काम यहाँ पे अलाउड नहीं होगा, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड मिस्टर रिची कैन नॉट आस्क द कंपनी टू परफॉर्म द financing of railway line. The contract stands to be void according to the principle of doctrine of ultra virus. Clear है क्या बच्चों? अब बताया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो अल्ट्रा वायरस था, जो बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी था, वो इंट्रा वायरस नहीं बन सकता बाय जस्ट बाय डिले या शेयर होल्डर का अप्रूवल से या रेक्टिफिकेशन से। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर अल्ट्रा वायरस था वो तो हमेशा क्या रहेगा? अल्ट्रा वायरस ही रहेगा। इंट्रा वायरस तभी बन सकता है जब वो कंपनी के पावर के अंदर है, जब वो कंपनी के पावर के अंदर है एंड शेयर होल्डर्स उसको रेक्टिफाई करने के लिए विलिंग है। जब शेयर होल्डर्स उसको ठीक करने के लिए विलिंग है, रेक्टिफाई करने के लिए ठीक है विलिंग है, तो ही वो इंट्रा वायरस बनाया जा सकता है।
तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के अंदर हम लोग 4 पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कोई भी चीज जो मेमोरेंडम के बाहर है, जो मेमोरेंडम के पावर के बाहर है, तो हमेशा ही वॉइड माना जाएगा। उस एक्ट को यूनानिमस रेजोल्यूशन भी ठीक नहीं कर सकते, मतलब सारे शेयर होल्डर्स एग्री करे ना 100% ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो भी उस एक्ट को रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। एक बार कोई भी एक्ट अगर हमारे किसके बाहर है, मेमोरेंडम के पावर के बाहर है, उस एक्ट को दुनिया में कोई भी ठीक नहीं कर सकता है। दूसरी बात, और कोई भी एक्ट डायरेक्टर के पावर के बाहर है, तो इट कैन बी रेक्टिफाइड बाय द शेयर होल्डर्स इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। कोई भी एक्ट अगर आर्टिकल के पावर के बाहर है, उस एक्ट को भी रेक्टिफाई किया जा सकता है बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, प्रोवाइडेड दिस टू पर्टिकुलर एक्ट, डायरेक्टर का एंड आर्टिकल का एक्ट आर विद इन द पावर ऑफ एमओए। क्लियर है क्या बच्चों? आगे आर्टिकल्स बच्चों, आर्टिकल्स एक कंपनी का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में समझाता है। आर्टिकल्स के अंदर वो लिखा हुआ है कि कंपनी का इंटरनल अफेयर्स को कैसे मैनेज किया जाएगा। आर्टिकल एक सब्सिडरी रोल प्ले करता है टू द मेमोरेंडम, मतलब आर्टिकल्स डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द एमओए। तो एमओए के अंदर जो भी पावर्स लिखे हुए हैं, उसका राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन आर्टिकल्स के अंदर डिफाइंड होता है कि कोई भी काम हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए इंटरनली काम को कैसे मैनेज किया जाएगा, वो आर्टिकल्स के अंदर दिया हुआ रहता है। आर्टिकल्स इनफैक्ट कंपनी के बाय लॉज है, जिसके तहत पे डायरेक्टर्स को एक्ट करना होता है, मेंबर्स को एक्ट करना होता है, जिसके तहत पे डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट हैव टू एक्ट। तो आर्टिकल्स प्ले अ सब्सिडियरी रोल टू द एमओए। आर्टिकल्स कंटेन्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। आर्टिकल कंटेन्स इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। आर्टिकल कंटेन्स बायलॉज ऑफ द कंपनी थ्रू विच द कंपनी शैल ऑपरेट। डायरेक्टर्स को जो चीज परफॉर्म करना है, राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, जो डायरेक्टर एंड कंपनी का राइट, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन है, वो सारा आर्टिकल्स के अंदर मेंशन्ड है। क्लियर है क्या बच्चों? सेक्शन 5 आर्टिकल के अंदर ये बताते हैं कि क्या क्या मैटर्स हम लोग आर्टिकल के अंदर लिखते हैं। सबसे पहला बात, आर्टिकल है ना रेगुलेशन कंटेन करता है कि मैनेजमेंट कैसे चलेगा, वो आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ रहता है। दूसरा बात, अगर कोई भी एडिशनल मैटर हमें डालना हो आर्टिकल के अंदर, तो ऑलरेडी पहले से आर्टिकल के अंदर हमें लिखना पड़ेगा कि टाइम टू टाइम अगर कोई एडिशनल मैटर हमें डालना हो, एडिशनल पॉइंट कोई डालना हो, तो हम लोग आर्टिकल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। थर्ड, प्रोविजन फॉर इंफ्रिंजमेंट, अगर आर्टिकल के अंदर कोई भी तरह का अल्टरेशन करना है, तो बोला जा रहा है उसके लिए पहले से प्रोविजन होना पड़ेगा आर्टिकल के अंदर कि हम लोग आर्टिकल को टाइम टू टाइम अमेंड कर सकते हैं। फिर मैनर, कि किस तरह से अल्टरेशन किया जाएगा। अगर मान ले प्राइवेट कंपनी का अल्टरेशन करना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, पब्लिक कंपनी के केस में अल्टरेशन करना है तो अपनों को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोलते हैं कि एक बार अगर आपने आर्टिकल के साथ छेड़छाड़ की, चेंज किया, तो आपको नया आर्टिकल आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे मॉडल मेमोरेंडम्स के फॉर्मेट थे, टेबल ए बी सी डी ई, वैसे आर्टिकल्स के अंदर मॉडल फॉर्मेट है, उसका नाम क्या है, FGHIJ। ये भी शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है, सेक्शन 5 के अंदर। ये शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है, सेक्शन 5 के अंदर। मेमोरेंडम सेक्शन 4 के अंदर, शेड्यूल 1 के अंदर था, और उसके अंदर टेबल क्या था, ABCDE। यहाँ पे टेबल क्या है, FGHIJ। क्लियर है क्या बच्चों? आगे बोला जा रहा है, अगर कोई भी कंपनी अगर अपना आर्टिकल्स नहीं बनाती है, तो उसके ऊपर मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। कौन से? FGHIJ। जो भी कंपनी, उसने जिस भी टाइप की कंपनी बनाई है, उस टाइप का मॉडल आर्टिकल उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर मान लो हम लोग कंपनीज बना रहे हैं 2013 के बाद, मान लो आज 2023 में, आज के दिन में अगर हम लोग को कंपनी रजिस्टर करनी है, तो बोला जा रहा है हमारे ऊपर कौन सा आर्टिकल लगेगा, बोला भैया मॉडल आर्टिकल लगेंगे क्या? तो भैया उसका फॉर्मेट क्या होगा, जिस तरह का फॉर्मेट गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया, उसी तरह का फॉर्मेट में हम लोग को अपना मॉडल आर्टिकल्स बनाना पड़ेगा, एज फार एज पॉसिबल, एज फार एज पॉसिबल। अब बोला जा रहा है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का डिफरेंस क्या है बच्चों? तो देखो, मेमोरेंडम जो है ना, वो अपने लोग को कंपनी का स्ट्रक्चर बताता है, कंपनी का लिमिट बताता है, कंपनी का पावर बताता है। आर्टिकल्स बताता है उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। दूसरी बात, मैनेजमेंट कंपनी का रिलेशन आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डिफाइन करता है, वेरस आर्टिकल्स बताता है डायरेक्टर्स को क्या काम करना है, शेयरहोल्डर्स को काम क्या करना है, कंपनी को डिसीजन कैसे लेना है, मतलब इंटरनल रिलेशनशिप आर्टिकल्स बताता है। एंड मेमोरेंडम बताता है आउटसाइड रिलेशनशिप, अल्टरेशन। मेमोरेंडम को अल्टर करना थोड़ा भारी भरकम काम होता है, रीजनल डायरेक्टर का परमिशन चाहिए। वेरस आर्टिकल कैन बी अमेंडेड बाय सिंपली पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन। कोई भी एक्ट जो मेमोरेंडम के बाहर है ना बच्चों, वो अल्ट्रा वायरस हो जाती है, वो वॉइड हो जाती है, उस एक्ट को दुनिया में कोई भी रेक्टिफाई नहीं कर सकता है। वेरस आर्टिकल का एक्ट कैन बी रेक्टिफाइड बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन बाय द शेयरहोल्डर्स। आगे डॉक्ट्रिन ऑफ इंडो मैनेजमेंट बच्चों,
डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर दो प्रिंसिपल है, एक तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का है, दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सेक्शन 399 है, जो ये डिफाइन करता है कि कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली इंस्पेक्ट कर सकते हो जो आरओसी के पास है। कंपनी का कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने आरओसी के पास फाइल किया, कौन सा डॉक्यूमेंट हमने आरओसी के पास फाइल किया था बच्चों? एमओए फाइल किया, एओए फाइल किया, स्पेशल नोटिसेस हमने फाइल किया, स्पेशल रेजोल्यूशन हमने फाइल किया। तो बोला जा रहा है कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी आरओसी के पास जमा करती है उसको इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी बंदा इंस्पेक्ट कर सकता है, या उसका कॉपी ले सकता है, या उसका एक्सट्रैक्ट ले सकता है, या उसका सॉफ्ट कॉपी मांग सकता है, या पूरा का पूरा प्रिंट आउट मांग सकता है, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय पेइंग अ प्रिस्क्राइब्ड फी। तो क्या बोला जा रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग आरओसी के पास जमा करते हैं उसका कॉपी हम लोग आरओसी से ले सकते हैं बाय पेइंग अ सर्टेन नॉमिनल फी। इसके अलावा बोला जा रहा है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स सिंस आरओसी के पास जमा होता है तो उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, क्योंकि पब्लिक उसको कभी भी इंस्पेक्ट कर सकती है बाय पेइंग अ फी। आप उसको कभी भी चेक कर सकते हो, आरओसी के पास आपने 100 रुपए जमा कर दिया, आप कोई भी मेमोरेंडम को चेक कर सकते हो। एक डॉक्यूमेंट को चेक करने का फीस 100 रुपए है बच्चों। तो बोला जा रहा है कि सिंस ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है तो पब्लिक की ड्यूटी बनती है कि वो कोई भी कंपनी के साथ डील करेगा तो वो डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, लिखेगा, समझेगा, उसी के बाद ही कंपनी के साथ डील करेगा। इंप्लाइड सा बात है कि आपको कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है कंपनी का एमओए के बारे में, कंपनी का एओए के बारे में, सिंस दोस डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस टोटल का टोटल कंपनी को बचाना चाहता है। वो ये बोलना चाहता है सिंस कंपनी ने तो ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल कर दिए, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप कंपनी के साथ डील करो तो उससे पहले एमओए को पढ़ो, एओए को पढ़ो, खाली पढ़ो मत, समझ भी लो, खाली पढ़ो मत, समझ भी लो। तो जब भी आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे कंपनी एज्यूम करके चलेगी कि आपने पढ़ा भी है और आपको समझ में भी आ गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बच्चों इतना ही है, कंपनी को प्रोटेक्शन मिलता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के साथ। मींस अगर आउटसाइडर कोई भी गलती करेगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मान लो उसको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आउटसाइडर को भली बाती एमओए को समझना पड़ेगा, एओए को समझना पड़ेगा, क्या वो लोग बोलना चाहते हैं, किस इंटेंशन के साथ वो लिखा गया है, ये आउटसाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको पढ़ना और समझना। कंपनी यहाँ पे लायबल नहीं मानी जाएगी अगर आउटसाइडर उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करता है तो। क्लियर है क्या बच्चों? डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलता है कि भैया जो भी आउटसाइडर है जो कंपनी के साथ डील करता है उसने एमओए एओ जरूर पढ़ा होगा और उसको समझ भी लिया होगा। अगर एओए के अंदर कोई बात लिखी हुई है अबाउट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंपनी तो आउटसाइडर कैन एज्यूम दैट एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी इज कंसर्न्ड दे हैव बीन कंप्लाइड विद। जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखा हुआ है वो कंपनी ने कंप्लाई कर लिया, उसके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स लेने थे कंपनी ने ले लिए होंगे, उसी के बाद कंपनी वो काम कर रही होगी, उसी के बाद वो काम कंपनी कर रही होगी। तो ये डॉक्ट्रिन आउटसाइडर को बचाता है अबाउट द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, अबाउट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। अगर इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर कोई कमी है, इंटरनली लॉ को कंप्लाई नहीं किया गया, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए गए, तो उसके लिए आउटसाइडर जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। क्या बोला गया? अगर मान लो आउटसाइडर जो है वो कंपनी के साथ डील कर रहा है तो इंटरनली कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल कुछ गड़बड़ी है या इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लाई नहीं है, तो उससे आउटसाइडर को कोई लेना देना नहीं है। आउटसाइडर कैन एज्यूम दैट एज फार एज इंटरनल प्रोसीडिंग्स आर कंसर्न्ड दे हैव बीन कंप्लाइड विद बाय द कंपनी, एज इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टारक्वाइन रूल। यहाँ पे क्या हुआ था, एक बैंक है रॉयल ब्रिटिश बैंक और टारक्वाइन बुल के एक डायरेक्टर था। वो बोला कि भैया देखिए आर्टिकल्स ऑथराइज करता है डायरेक्टर्स को लोन लेने के लिए, और उसने आर्टिकल्स लाया था। बैंक ने आर्टिकल्स पढ़ा, मेमोरेंडम पढ़ा एंड देखा कि डायरेक्टर्स आर ऑथराइज्ड टू टेक द लोन, एंड उसने क्या किया, उस बंदे को 2000 पाउंड का लोन दे दिया। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट कि कंपनी ने टारक्वाइन को कितना ऑथराइज किया था, सिर्फ $500 का लोन लेने के लिए ऑथराइज किया था। नाउ जब उसका ड्यू डेट आया पेमेंट का तो टारक्वाइन को बैंक ने नोटिस भेजा, साथ में कंपनी को भी नोटिस भेजा कि भैया आप अपना पैसा क्लियर कीजिए, भैया आप अपना पैसा क्लियर कीजिए 2000 पाउंड। कंपनी ने रिप्लाई किया बैंक को कि देखिए भैया हमने तो सिर्फ $500 का एश्योरेंस दिया था, बाकी $1500 आप जाने और टारक्वाइन जाने, हमें कोई लेना देना नहीं। क्या यहाँ पे बैंक 2000 पाउंड पूरा का पूरा ये टारक्वाइन वाली कंपनी से रिकवर कर सकती है? यस, because as far as internal proceedings of the company are concerned, outsider can assume
दैट इंटरनली जो भी रेजोल्यूशन पास करना था कंपनी ने कर लिया। सिंस आर्टिकल के अंदर कोई लिमिट मेंशन नहीं थी, सिंस आर्टिकल के अंदर कोई लिमिट मेंशन नहीं थी, तो बैंक ने अपने दायरे में रह के वो लोन दिया है, तो यहाँ पे बैंक को प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या चीज से? इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी से प्रोटेक्शन मिलेगा। क्लियर है क्या बच्चों? इसका एक्सेप्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का 3 एक्सेप्शन है बच्चों। पहला है एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट 3 केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। बोला जा रहा है कि भैया जो आउटसाइडर है, जो कंपनी के साथ डील करें, अगर उनको एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी था, मान लो बैंक मैनेजर को ऑलरेडी पता था कि ये डायरेक्टर को कितना लोन ऑथराइज हुआ, सिर्फ 500 पाउंड का लोन ऑथराइज हुआ है, तो क्या उस केस में बैंक मैनेजर आर्टिकल के आड़ में, आर्टिकल के सारे में क्या 2000 पाउंड का लोन दे सकता था क्या? बोलता ना भैया, सिंस यू आर अवेयर अबाउट द इरेगुलरिटी दैट डायरेक्टर इज बीइंग ऑथराइज्ड ओनली फॉर 500 पाउंड्स, तो उस केस में आप ये नहीं बोल सकते कि भैया डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अलाउ कर रहा है तो मैं उसको 2000 पाउंड का ही लोन दे दूंगा। बोलता अगर आप वैसा काम करोगे तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के अंदर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज, मतलब पता होना कि कंपनी के अंदर क्या हो रहा है, अगर आपको पता है तो। दूसरा, सस्पिशियस ऑफ इरेगुलरिटी। क्या बोला गया? अगर आपका ट्रांजेक्शन, अगर कंपनी का कोई भी डायरेक्टर आउटसाइडर के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन एंटर कर रहा है, या कंपनी का कोई भी मेंबर या कंपनी कोई भी ट्रांजेक्शन आउटसाइडर के साथ एंटर करी, और वो ट्रांजेक्शन अनयूजुअल नेचर का है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांजेक्शन है, मतलब बहुत रेयर फ्रीक्वेंसी का ट्रांजेक्शन है, बहुत अनयूजुअल नेचर का ट्रांजेक्शन। मान लो आप अचानक से बैंक में आते हो, बोलते भैया देखिए आर्टिकल अलाउ करता है डायरेक्टर्स आर ऑथराइज्ड टू टेक लोन, तो मेरे को 5000 करोड़ का लोन दे दीजिए। कितना दे दीजिए? 5000 करोड़ का। तो ये ट्रांजेक्शन तो अनयूजुअल नेचर का है ना, ये ट्रांजेक्शन को देखते मेरे को क्या हो जाना चाहिए? सस्पिशियस होना चाहिए, मेरा कान खड़े हो जाने चाहिए, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन है, क्या मैं आर्टिकल के बेसिस पे उसको लोन दे दूं? बोलता ना भैया, अगर ऐसा कोई ट्रांजेक्शन था तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको क्लियरली स्टेट करता है कि कंपनी से आप कंफर्मेशन लीजिए, कंपनी का ऑथराइज मेल आईडी से, कंपनी का ऑफिशियल डायरेक्टर से, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ से कंफर्मेशन लीजिए कि आपको ये लोन देना है या नहीं देना है, एज इट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ आनंद बिहारी लाल वर्सेस जिनशॉ एंड कंपनी। क्लियर है क्या बच्चों? फ्रॉजरी, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर फ्रॉज्ड है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर फ्रॉज्ड है तो वो ट्रांजेक्शन नल एंड वॉइड माना जाएगा। बोलते हैं कि अगर कोई भी चीज का, अगर कहीं पे कोई बंदा कंपनी का डुप्लीकेट सिग्नेचर, कंपनी के नाम पे कोई डुप्लीकेट सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट बना के ट्रांजेक्शन एंटर करता है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं मानी जाएगी। कंपनी, इंडिया में यार 150 करोड़ की आबादी है, कंपनी किस किस को ट्रैक करेगी ना, कंपनी के लिए ट्रैक करना पॉसिबल नहीं। तो जब भी कंपनी के ब्याह पे कोई भी बंदा आपसे डील करना चाहता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कंपनी से कंफर्म करना कि वेदर दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज अंडर द कंपनीज और नॉट, अंडर द कंपनीज और नॉट। अगर फ्रॉस्ट कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं मानी जाएगी। तो इसके साथ बच्चों हम लोग अपना कंपनीज एक्ट 2013 को खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी बच्चों को डाउट होता है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर, माई नंबर इज 9832697217। तो जो भी बच्चों को डाउट हो रहा है कोई भी चैप्टर के अंदर या कोई भी क्वेश्चंस के अंदर, तो आप हमेशा हमें ये व्हाट्सएप कर सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है पढ़ने में या समझने में। वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। थैंक यू बच्चों। वी आर ओवर विथ कंपनी लॉ।